किसान भाइयों और समस्त देशवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है हमारी दिनचर्या का, जनजीवन का, क्योंकि पर्यावरण में आकाश, धरती, ये सभी चीज़ सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण को हमको बना के रखना है। देखने में आ रहा है कि दिनों दिन पर्यावरण जो है प्रदूषित होते जा रहा है। उसका जो मुख्य कारण है, पर्यावरण का जो क्षति है, इसका मुख्य कारण पेड़ों की कटाई छटाई और अधिक खाद उर्वरक की जो है इस्तेमाल, पानी की समुचित उपयोग नहीं करना, ये बहुत सारे इसके कारण हैं, जिसके कारण हम जाने अनजाने में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि पर्यावरण को अगर हमको बचाना है तो उसके लिए हमको खुद कोशिश करनी होगी। इसके लिए सबसे पहला तो ये है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, ताकि दिनों दिन जो तापमान पर्यावरण का बढ़ते जा रहा है, वायुमंडल का तापमान बढ़ते जा रहा है, वो हमारा नियंत्रण में आ सके। तो इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है, ताकि हरियाली को हम बढ़ा सकें। दूसरा है जल हम देख रहे हैं कि दिनों दिन जल का जो स्तर है नीचे जाता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि जल जो है उसके लिए हमको तरसना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जल का समुचित उपयोग किया जाए। किसान भाई हैं तो किसान भाई ऐसी उच्च तकनीकों का उपयोग करें जिससे कम जल के उपयोग से अधिक उत्पादन ले सकें। जैसे टपक सिंचाई पद्धति, ये बहुत ही अच्छी पद्धति है कम जल में अधिक अच्छी खेती करने के लिए। अगर देशवासी जल का समुचित उपयोग करना चाहते हैं तो अपने घर में जो भी बोरवेल है उसके आसपास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाएं, ताकि जो वर्षा का जो वेस्ट होने वाला जो जल है वो आसानी से भूमि के अंदर जा सके और वाटर का लेवल बढ़ सके। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण
पाना आसान। विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को ईद पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि यदि हम काटेंगे बहुत अधिक वृक्ष और व्यर्थ करेंगे बहुत सारा पानी तो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी धरती पर जिंदगानी। यदि चाहते हैं धरती की करनी रक्षा तो हमें करना होगा पर्यावरण की सुरक्षा। इसलिए आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने घर के आसपास कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाएंगे। न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उन्हें पौधों से वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल ऐसे करेंगे जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं, ताकि धरती पर हरियाली हो और हमारी भूमि का जल स्तर बढ़े, जिससे न सिर्फ हमें, हमारी फसलों को, बल्कि हमारे जानवरों को भी शुद्ध पानी मिले, शुद्ध वातावरण मिले। वर्षा ऋतु आने को है, ऐसे में वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं हमारे दुधारू पशु और उन्हें विभिन्न तरह के रोग हो जाते हैं। तो साथियों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वर्षा ऋतु में हमारे दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह से की जाए, उन्हें बीमारियों से किस तरह से बचाया जाए। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर तन्मय वर्मा और साथ में है KVK महासमुंद से डॉक्टर अरविंद नंदनवार। डॉक्टर साहब, आप दोनों के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर दुधारू पशुओं की देखभाल के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर नंदनवार, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वर्षा ऋतु हमारे पशुओं को, दुधारू पशुओं को किस तरह से प्रभावित करती है। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है उस समय वातावरण में सबसे अधिक आर्द्रता होती है जी। आर्द्रता होने के कारण क्या होता है कि वातावरण का तापमान कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है जी जी। तो ऐसे में जो पशु होते हैं, चाहे कोई भी श्रेणी के पशु हो, दुधारू पशु हो या काम करने वाले पशु हो, छोटे हो बड़े हो जी, जो भी पशु हो, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छा। आर्द्रता अधिक होने के कारण क्या होता है कि जो पशु होते हैं उनमें जो पाचन की क्रिया होती है और साथ ही साथ जो रोग रोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सर, पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, तो आर्द्रता अधिक होने के कारण जो पाचन क्रिया होती है जी जी, उसमें विकार उत्पन्न होता है, मतलब वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा। और साथ ही साथ जो होता है पशुओं की रोग रोधक जो क्षमता होती है वो भी कम होती है, जिससे जो पशु होते हैं अधिक से अधिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। जी जी। इसमें आपका जो त्वचा से संबंधित अनेक बीमारियां भी होती है। अच्छा अच्छा। साथ ही साथ अगर बरसात होती है तो आर्द्रता के कारण ही जो होता है परजीवी जी हाँ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। जी जी। और जिससे क्या होता है कि पशुओं में जो दूध उत्पादन की क्षमता होती है और उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है। अच्छा। जिससे क्या होता है पशुओं का स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है। जी जी। इससे जो होता है पशुपालक को आर्थिक हानि साथी का होती फोन है। सुन ले पहले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बाल्टी से धन्यवाद साहब। जी साहू जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए। सुनो मैडम। हाँ जी, बताइए। एकदम बकरी मतलब कितनी शिकायत है जी? बकरी माँ की शिकायत है। आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराइए। तो जब गाय की बछड़ा के किडनी बहुत होता है। अच्छा, इनके गाड़ में जू हो गई है, सर, किडनी हो गई। जी हाँ जी। साहू जी, सबसे पहले जोहार, जय जोहार बोला था मैं आपला। और हमार ये मौसम में जू किडनी के शिकायत बहुत रिथे है, तो एक बार आपला निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके जू किडनी माने के दवाई ला लेल पड़ी। और आपला एक चीज़ के बहुत अच्छा ख्याल रखे पड़ी कि वह पनपथे जमीन से माटी साथे वह, तो ओला आपला बकायदा बीच बीच में आपला वहाँ के माटी ऊपर, जमीन ऊपर आपला वहाँ पे थोड़ा चूना के छिड़काव करके और वहाँ के साफ सफाई के खास ख्याल रखे पड़ी। तो एक बार आपला पशु चिकित्सालय जरूर जाए पड़ी कि वो दवाई लगवा सको, ताकि जुआ किन्नी पूरा झड़ जाए एक बार। सर, आपने जैसे कि बात की कि ज़मीन की सफाई करनी चाहिए, तो ये बाकी पशुओं के लिए भी किस तरह से शेड बनाया जाए बारिश में, उनकी आवास की व्यवस्था कैसी हो ताकि वो बीमारियों से बचे रहें? इस मौसम में
आवास का सबसे अधिक महत्व है। जी जी। क्योंकि जो आवास होता है उसमें आप देखेंगे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के यहाँ मैंने देखा है कि आवास की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण कई बार घुटने तक जिसे गोबर और कीचड़ वगैरह पशु उसमें खड़े रहते हैं। अच्छा। जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। सिर्फ और सिर्फ आवास सही नहीं होने के कारण ही कुछ बीमारियां फैलती हैं। तो सबसे पहले पशुपालक इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वहाँ से गोबर और मूत्र की निकासी का उन्हें सबसे पहले प्रावधान देना होगा, जिसके लिए उन्हें नाली बनानी होगी। जो पशु शेड होता है उसमें एक थोड़ा सा ढाल होनी चाहिए, जिससे वह पशु के बैठने की जगह के बजाय वो उतर कर गोबर और मूत्र जो है वो किनारे इकट्ठा हो सके, जिससे किसान भाई बाद में उसकी निकासी करवा सके। दूसरा जो है, इस मौसम में उनको सबसे जरूरी ख्याल जो रखना है कि आवास का जो छत है वो मजबूती से बना हो। जैसे किसान भाई अपने घर की छत जो है मरम्मत करते हैं, खपरा वगैरह का मरम्मत करते हैं, उसी प्रकार से पशु आवास के जो छत है उसको भी बाकायदा उनको मरम्मत करना है और एस्बेस्टस की शीट से यदि बना सके। सबसे पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, दुधारू जानवर तो कृमि हो जा रहा है, जी करना पड़ेगा। जी जी सर, अभी आपने बताया, एक बार दोहरा दीजिए। आपको भैया हर 3 से 4 महीने में एक बार आपको कृमिनाशक दवाई आपको खिलाना ही है, जो कि बाजार में कई प्रकार के उपलब्ध है। परंतु आप, मेरा सलाह हमेशा यही रहता है कि आप निकटतम पशु चिकित्सालय जाके एक बार, क्योंकि कई बार क्या होता है, पशु गाभन होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसमें कई बार अलग अलग प्रकार के कृमिनाशक देने पड़ते हैं। तो आप उचित है, आप अपने जानवर के हिसाब से कितना उसमें डोज लगना है उसके आधार पे आप एक बार कृमिनाशक लेके 3 से 4 महीने में एक बार आप कृमिनाशक दवा हर जानवर को पिलाएंगे। चाहे वो गाभन हो तो गाभन के लिए अलग प्रकार का कृमिनाशक आता है, उसे आप पिलाएंगे। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना होगा कि आपने यहाँ, हम छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जो औषधि पेड़ पौधे हैं हम भूल जाते हैं कई बार, कि जो करील होता है, बांस का जो जड़ होता है, उसको खिलाने से भी कई बार कृमिनाशक का वो काम करता है। अच्छा। तो आप सभी किसान भाई करील भी अपने पशुओं को बीच बीच में यदि खिला सकते हैं तो उससे कृमि लगने की संभावना कम हो सकती है। जी जी, डॉक्टर नंदनवार, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शेड की व्यवस्था ऐसी हो कि मलमूत्र की निकासी अच्छी हो, इसके अलावा खान पान पर भी क्या विशेष ध्यान देना चाहिए जानवरों के, जिससे कि उन्हें रोग ना हो पाए बारिश में? बिल्कुल, खान पान एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी आप चाहे डेयरी करो चाहे पोल्ट्री करो, खान पान एक महत्वपूर्ण होता है। और जो पालन होता है उसका 70 से 80% जो खर्च होता है खान पान में ही होता है। तो दुधारू पशुओं के लिए बरसात के समय या बारिश के मौसम में जो खान पान हो उसमें हरा चारा, सूखा चारा और दाना, तीनों मिलना चाहिए, जिसको संतुलित रूप से हम संतुलित आहार बोलते हैं, जिसमें जानवरों को प्रोटीन, वसा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज मिश्रण मिलता है। जी जी। यहाँ पे ये देखना है कि बरसात के दिनों में अधिक हरा चारा जानवरों को ना खिलाएं। यदि जानवर चरने के लिए सुबह जा रहा है तो उनको जाने से पहले सूखा चारा एक बार दे दें। अच्छा। अगर चरने जा रहा है तो। जी जी। और अगर आप आवास में ही अगर चारा खिलाते हैं तो हरा चारा, जैसे आप 4 किलोग्राम अगर हरा चारा खिला रहे हैं तो उसके साथ में आप 1 किलोग्राम सूखा चारा दें। अच्छा। जिससे क्या होगा कि जो पेट फूलने की शिकायत होती है, जिसको अफरा बोलते हैं, वो नहीं होगा। अच्छा। है ना। साथ ही साथ जो होता है, जानवरों को पीने के लिए स्वच्छ पानी दें। अच्छा। क्या है, अगर पानी गंदा होता है तो जानवर जो होता है गंदे पानी। सबसे पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। मैडम, मैं अर्चना बिलासपुर से बोल रही हूँ। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन ये है सर मैडम कि मेरे यहाँ गाय है और वो प्रेग्नेंट है कि नहीं ये नहीं मालूम है हमको। अच्छा। और डॉक्टर को दिखाते तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन वो रोज आधा लीटर दूध सुबह, आधा लीटर दूध शाम को देती है। अच्छा अच्छा। जी, डॉक्टर साहब बताइए। देखिए अर्चना जी, जी अर्चना जी, देखिए उसका जब आखिरी बार बच्चा हुआ होगा तो उसके कारण उस गाय का बच्चे के लिए दूध आ रहा है, तो उसके कारण आपकी गाय का दूध तो आ रहा है। लेकिन एक असफल डेयरी व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब गाय दूध दे रही होती है, जिस दिन गाय ने बच्चा दिया
उसके 3 से 4 महीने के बाद हम मानते हैं कि उसको गाभन भी हो जाना चाहिए। तो जो आपके यहाँ पशु चिकित्सक ने आपको सलाह दी है कि वह गाय गाभन नहीं है, तो इस पे आप जरूर गौर करें और आप उस गाय को गाभन दोबारा करने के लिए आप कृत्रिम गर्भाधान पे जा सकती हैं, जिससे नस्ल सुधार होगा, आने वाले बच्चे से और अधिक दूध उत्पादन होता है। जी। तो इसीलिए आप पशु चिकित्सक से बिल्कुल संपर्क में रहें। उन्होंने आपको बिल्कुल सही बात बताई है कि वो गाय अभी हो सकता है गाभन ना हो, उन्होंने चेक किया हो, उसको पशु चिकित्सक गाय में हाथ डाल के चेक करते हैं, तो उन्होंने चेक करके बताया होगा कि हो सकता है ये गाय गाभन ना हो। तो आप उस गाय को साथ में, एक मेरी सलाह है कि मिनरल मिक्सचर अवश्य दें। मिनरल मिक्सचर देने से ये होता है कि शरीर में जो जिन चीजों की कमी होती है, जिसको हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं, लवण की जो कमी हो जाती है, उसके कारण वो गाय ऋतुमय नहीं रहती है। ऋतुमय नहीं रहने से फिर वो गाय गाभन नहीं हो पाती है। तो वो गाय को अगर आप मिनरल मिक्सचर दें तो मुझे उम्मीद है कि वो और जल्दी गाभन होने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। साथियों, हम जल्द ही लौटेंगे, कहीं जाइएगा मत। हाय, आपकी फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। ये सब इस बीकेटी टायर का कमाल है। मेरे देश की धरती संग बीकेटी, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, धड़कन की ताल पे चल के जो मंजिल हमको पहुंचाता है, दिन हो या चाहे रात हो, किस्मत बीकेटी जगाता है। बीकेटी टायर, देश की धरती से जुड़ा। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। सर, आप कुछ बताना चाह रहे थे इस संबंध में? अभी जैसे अर्चना जी ने सवाल पूछा था कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो जो उनकी पशु है, गाय है, वो गाभन नहीं है। तो इसका आप भी पता कर सकते हैं कि जो जानवर अगर गाभन नहीं होता है तो वो हर 21 दिन में गर्मी में आता है। अच्छा, है ना? वो देख के आप उनके लक्षणों को देख के आप ये बता सकते हैं। सर, एक साथी का फोन है। हेलो हेलो मैडम, मैं अर्चना ही बोल रही हूँ। अभी आपसे बात हुई थी मेरी। जी। मेरी गाय अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अच्छा। जैसा सर बोले कि हो सकता है पहले उसने बच्चा दिया जी, और वो अभी तक कोई बच्चा नहीं दी है। अच्छा। हाँ, और लेकिन दूध बराबर देती है। ये अर्चना जी, कभी आपकी गाय कभी भी बच्चा नहीं दिया है उसने? नहीं, कभी नहीं दी है। तो देखिए, ये मैडम दूध नहीं है। ये जो लिम्फ नोड का सिक्रीशन होता है, जो कि कई बार कुछ गायों में देखने को, आधा लीटर दूध सुबह, आधा लीटर शाम को देती है वो। हाँ जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो है सिक्रीशन, लेकिन वो दूध की कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसे आप दूध नहीं कह सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको पशु चिकित्सक के पास जाएं आप, और वो पशु चिकित्सक जो है उसको वो किस उम्र की है वो बछिया जो है, वो 4 साल की है। देखिए, तो 4 साल ये देसी पशुओं में होता है कि वो 2.5 से 3 साल 4 साल तक कई बार ऋतुमय हो ही नहीं पाते हैं। तो उसका उपचार सबसे पहले यही है कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रहती है, तो उस कमी को आपको पूरा करना होगा। या तो वो दाने के रूप में हो सकती है, या फिर वो मिनरल मिक्सचर उसको नहीं मिल रहा है, जो माइक्रो मिनरल्स जो खास करके जिसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण वो हीट में नहीं आते हैं, ऋतु में नहीं हो पाते हैं वो जानवर। तो उसकी कमी आप पूरी करेंगे तो वो जानवर एक जो है सही ऋतु में जानवर हो पाएगा, तब वो गाभन होगा। ये जो है लिम्फ सिक्रीशन जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है हर जीव के शरीर में, मैमल्स के, तो उस लिम्फेटिक सिस्टम का सिक्रीशन हो सकता है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है, क्योंकि आपने बताया कि कभी आपकी गाय गाभन नहीं हुई है, वो अभी भी बछिया ही है, तो ये कोई किसी प्रकार का सिक्रीशन हो सकता है, लेकिन ये दूध नहीं है। इन्हें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। जी, अब पशु चिकित्सालय जाके परामर्श करना अति आवश्यक है। सर, जैसा कि डॉक्टर तन्मय ने बताया कि खान पान में कुछ कमी के कारण हो सकता है, आप खान पान के संबंध में बता रहे थे कि पशुओं का खान पान कैसा हो। तो खान पान में जैसे मैंने बताया, हरा चारा हो, सूखा चारा हो और दाना होना चाहिए। अभी जो बरसात का मौसम आ रहा है, तो उसमें आप हरा चारा 4 किलोग्राम अगर देते हैं, तो साथ में उसको 1 किलोग्राम सूखा चारा देना चाहिए, जिससे कि उसमें जो होता है अफरा जैसी जो बीमारी होती है, पेट फूलना, वो नहीं हो पाती है। अच्छा। और अभी जैसे बारिश का मौसम आने वाला है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने जानवरों के लिए हरा चारा लगाए, जिसमें आपका ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, और साथ ही साथ एक लोबिया करके आता है जिसको हम काउपी बोलते हैं। अच्छा। वो लगाए। ये चारे वाली फसलें लगाने से 40 से 50 दिन में ये काटने लायक हो जाती है। फिर आप अपने जानवरों को
ये जो चरे वाली फसलें वो जी, खिला सकते हैं। जी जी जी। साथ ही साथ पानी बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे बता रहा था कि हमेशा जो होता है पशुओं को स्वच्छ पानी दे, ताज़ा पानी दे। अगर गंदा पानी देते हैं तो क्या होता है कि वो या तो पीते नहीं हैं या कम पीते हैं। अच्छा। और उससे जो होता है उनके जो दूध उत्पादन है उसमें असर होता है। जी जी। क्योंकि दूध में जो होता है 87% तक पानी होता है। जी जी। तो एक दुधारू गाय है तो उसको 45 लीटर पानी एक दिन में जरूरी होता है। जी डॉक्टर वर्मा, इन सब के बावजूद बारिश में हमारे दुधारू पशु हैं वो बीमार पड़ते हैं। कौन कौन से मुख्य रोग उन्हें हो सकते हैं? जी, पशुओं में इस मौसम में 7-8 बहुत प्रमुख बीमारियां हैं जिनका मैं वर्णन करना चाहूँगा। सबसे पहले गलघोटू है और एक टंगिया है, खुरा चपका है और जो थनैला रोग होता है वो होता है। जी जी। और सर्दी खांसी वगैरह। जी डॉक्टर साहब, पहले हम एक फ़ोन सुन लें। जी। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं सोहनलाल यादव बोल रहा हूँ। जी यादव जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं सोहनलाल यादव बोल रहा हूँ, देवास मध्य प्रदेश से। जी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हमारी गाय जो है ना मासिक पीड़ा आती है। अच्छा। तो ज्ञापन नहीं हो पाती। अच्छा, डॉक्टर साहब बताइए क्या वजह है? वो ऋतुमय है। उसके बाद ये डॉक्टर जो करते हैं जी, उसके बाद 5 दिन बाद वो सेकेंड से गिरती है, डिस्चार्ज हो जाती है। अच्छा, वो गर्भ रुकता है उसके बाद गिर जाता है, ऐसा कह रहे हैं यादव जी? के बाद ले जाते हैं पर वो ज्ञापन नहीं हो पा रही, तो क्या कमी है उसमें? जी जी, देखिए यादव जी, एक इसका बहुत जो उचित कारण हो सकता है कि हो सकता है उसके गर्भ में किसी प्रकार का, गर्भाशय में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो। तो आप पशु चिकित्सालय जाके उसके गर्भ में दवाई डाल के उसका जो उपचार किया जाता है। तो ये कई बार होता है कि लोग अपने जानवरों को तालाब वगैरह में नहलाने ले जाते हैं, तो तालाब से कुछ बीमारियां जो है, जो निस्तारी का तालाब रहता है जिसमें कई प्रकार के जीवाणु पहले से रह रहे होते हैं, तो वो हो सकता है कि आपके जानवर में आ गए होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपको उसका उपचार करवाना है। यदि आप उसका उपचार करवाते हैं तो चूंकि आपकी गाय आपने बताया ऋतुमय है परंतु उसका गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो एक ये जो मेरे दिमाग में जो बात आ रही है, जो जरूरी नहीं है कि सच हो, क्योंकि इसका सही उपचार जो है पशु चिकित्सक सामने खड़े होकर ही कई बार बता पाते हैं। तो एक ये है कि आप हो सकता है गर्भाशय में कुछ बीमारी हो, दूसरा उसमें उसके गर्भ को पूरे आगे तक ले जाने के लिए उसके शरीर में क्षमता ना हो पा रही हो। तो इसके लिए आपको एक तो आप जो सांद्र दाना होता है यानी कॉन्सेंट्रेट फीड, उसको आप किसी प्रकार से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसका आप ख्याल करेंगे। किसी प्रकार से आपको दाना पशु को देना ही है साथ में। और दूसरी चीज़ जो आप ख्याल रखेंगे कि आप, जैसा मैंने अर्चना जी को अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मिनरल्स, जिसमें शरीर में कुछ जो बहुत कम मात्रा में लगते हैं मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स जो है, उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण कई बार पशु ऋतुमय तो होता है परंतु गर्भ को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता, वो उसको संभाल नहीं पाता है। तो वो आप मिनरल मिक्सचर अवश्य रूप से सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अवश्य रूप से खिलाएंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। जी जी, तो ये मैंने कुछ अभी आपको रोग बताए थे, गलघोटू, एक टंगिया, खुरा चपका, सर्दी खांसी वगैरह, थनैला रोग वगैरह होता है। तो सर्दी खांसी और थनैला का तो उपचार अलग है, परंतु पशु पालकों से एक मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी शासन द्वारा, और चूंकि अभी हमारे केंद्र शासन द्वारा अभी यह निर्णय लिया गया है कि हर टीकाकरण निःशुल्क रूप से किया जाएगा, तो सभी पशुपालकों से मेरा कहना है कि वो इसका लाभ उठाए। गलघोटू और एक टंगिया, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आषाढ़ का महीना, जो कि अभी जून को कहा जाता है, इस महीने में गलघोटू एक टंगिया का टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाएं। ये बहुत सारे आपको तकलीफों से बचाएगा, पशु की मृत्यु से वो बचाता है वो टीका, और बहुत सारे जो होने वाले नुकसान है दूध उत्पादन के उससे बचाता है। खुरा चपका कुछ जगहों में देखा जाता है जहां पे तापमान एक सीमा के नीचे चला जाता है, तो खुरा चपका से बचाने के लिए यदि आप खुरा चपका का टीका लगाना चाहते हैं तो ये खुरा चपका का टीका भी आप आवश्यक रूप से लगवाएं, ये मेरी सलाह है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न है कि किसी के घर के पास में अगर गौशाला हो या डेयरी हो या कुक्कुट पालन केंद्र हो, तो वहाँ से निकलने वाली जो गैस है वो हम पर कितना दुष्प्रभाव डालती है, उसका क्या उपाय है? जी, ये जितने भी पोल्ट्री फार्म है या डेयरी फार्म है, इनसे जो गैस निकलती है उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस से होता यह है कि ना आसपास के वातावरण का तापमान
बढ़ जाता है, जो अच्छा। कि सही नहीं है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। जी। तो इसके लिए किसी भी डेयरी और पोल्ट्री के पास एक एनओसी होना चाहिए कि वो उस क्षेत्र के, यदि वो पंचायत में पड़ता है तो पंचायत के द्वारा जारी एनओसी होना चाहिए, यदि वो निगम क्षेत्र में पड़ता है तो निगम के द्वारा एनओसी होना चाहिए कि वह लोगों के घरों के आवासीय क्षेत्र से एक निश्चित मात्रा में, सही मात्रा में उसकी दूरी है कि नहीं। अच्छा। दूसरा, आजकल देखा गया है, जिसके बारे में समय समय पे हम जानकारी भी देते हैं, एक स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू नामक जो जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज यानी जो जानवर है या पशु पक्षियों से इंसानों तक आती है, जिसमें रेबीज भी आता है। तो ऐसी प्रकार की बीमारियां जो है वो कई बार पशुओं से इंसानों में आती है। तो इसीलिए भी इसका जरूरी है कि एक आवासीय क्षेत्र से इनकी एक निश्चित मात्रा में दूरी हो। जी जी। डॉक्टर साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये जो ग्रीन हाउस, जो पर्यावरण पे अभी जो गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसका एक प्रमुख कारण है कि जानवरों को जो पशुपालक है सूखा चारा खिलाते हैं। अच्छा। जो पशुपालक है वो हरा चारा नहीं लगाते हैं, और जितना ज़्यादा सूखा चारा, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलता है सूखा चारा के रूप में आपका धान का पैरा। जी हाँ। जितना ज़्यादा सूखा चारा खिलाएंगे उतना ही ज़्यादा गाय, जो पशु है उनके पेट में गैस बनेगी। अच्छा। जो मीथेन गैस होती है। जी जी। और ये मीथेन गैस जो होती है ग्रीन हाउस के लिए नुकसानदायक, मेन एक कारक है ना। तो इसलिए है कि पशुपालकों से निवेदन है कि वो अपने पशुओं को खिलाने के लिए हरा चारा अवश्य लगाए। बारिश का मौसम अभी शुरू होने वाला है और हरा चारा लगाने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। जी जी। तो हरा चारा लगाए, और जो ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन गैस निकल रही है उस मीथेन गैस को रोके, आपसे ये निवेदन है। जी जी। डॉक्टर वर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए, डॉक्टर नंदनवार आप हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों ने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।